क्या आप जानते हैं यूएस डॉलर यानी अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल करेंसी या वैश्विक मुद्रा कहा जाता है। किस तरह से एक देश की मुद्रा, एक देश की करेंसी इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो ग्लोबल करेंसी बन गई, उससे क्या फायदे हुए, उस पर बाकी देशों की क्या प्रतिक्रिया है और अब वो उस पर आगे क्या करना चाहते हैं, हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अमेरिकन डॉलर के ऊपर चढ़ने की कहानी पर बात करेंगे। हम बात करेंगे किस तरीके से अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन अर्थव्यवस्था का दुनिया भर में दबदबा हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तक दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी थी कि जिस देश के पास जितना सोना होता था उस देश की मुद्रा का उतना ही मूल्य होता था। मतलब कि हर देश की कितनी करेंसी होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, वो उसके पास कितना सोना है उससे जुड़ा हुआ होता था। बहुत समय से सिस्टम चला आ रहा था और ये चलता रहा। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया और जितनी जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम कंट्रीज थे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो थे, उनकी हालत खस्ता होने लगी, उनके सोने के रिजर्वायर खत्म होने लगे। उनको बड़ी चिंता हुई कि अगर हमारा सोना खत्म हो गया तो हम करेंसी किस हिसाब से छापेंगे और हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी वर्ल्ड में। तब अमेरिका जो दूर बैठा था, एक हद तक इस लड़ाई के नुकसानों से दूर था और समृद्ध करने में लगा हुआ था। ऐसा कहा गया है कि उस समय दुनिया भर के सोने का, मतलब जो दुनिया भर का डिक्लेयर्ड सोना था, खानों में पड़ा हुआ और लोगों के घरों में रखा हुआ नहीं, सरकारों के पास जो ना सब सोना था, उसका 70% सोना अकेले अमेरिका के पास था। तो अमेरिका ने उन देशों से कहा, आप चिंता क्यों करते हैं, आप अपनी करेंसी को सोने से मत लिंक करिए, आप अपनी करेंसी को डॉलर से लिंक करिए। हमारे पास बहुत सोना है और हमारी करेंसी की उसी के हिसाब से वैल्यू स्टेबल है। बाकी देशों को ये बात समझ में आ गई। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर जगह में ब्रेटन वुड नाम की जगह पर करीबन 40 से ज़्यादा देशों ने अमेरिका की अगुवाई में एक बैठक करी, जिसमें वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था किस तरह से चले इस पर विचार हुआ। इस पूरी बैठक के 3 बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम थे। पहला, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होना, दूसरा IMF की स्थापना होना और तीसरा जो था, एक फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम को स्थापित करना। अब IMF और वर्ल्ड बैंक जो थे, उनमें सब देशों को थोड़ा थोड़ा योगदान करके एक तरीके से एक किटी जैसी बनानी थी, जिससे जरूरत पड़ने पे बाकी देशों को उससे मदद की जा सके। उसमें सबसे बड़ा योगदान होता था अमेरिका का। तो इस तरीके से एक वैश्विक संस्थाएं होते हुए भी IMF और वर्ल्ड बैंक एक तरीके से अमेरिका के ही सरमाएदारी में हो गए, उन पे अमेरिका का ही होल्ड हो गया। ये एक नई व्यवस्था चल पड़ी। लेकिन अमेरिकन जो अर्थव्यवस्था थी उसमें उतार चढ़ाव आते रहते थे। सन 1971 आया। उस समय ऐसी हालत थी अमेरिका की कि वो अपनी करेंसी और सोने का जो रेशियो था उसको स्थिर नहीं कर पा रहा था। मुद्रास्फीति बढ़ रही थी और महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। 1971 में 2 ऐसे बड़े काम हुए जो कि अमेरिका के पूरे इतिहास में, अमेरिकन अर्थव्यवस्था के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए और उसके बाद अमेरिका ने पीछे पलट कर नहीं देखा। ये वही समय था जब गल्फ कंट्रीज अपने यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट खोज चुके थे, लेकिन उसके रिफाइनमेंट और उसकी सेल को लेकर के संघर्ष कर रहे थे। तब हेनरी किसिंजर एक प्रस्ताव लेकर आए और उन्होंने कहा, सऊदी अरब और ओपेक कंट्रीज हमसे सहायता लें, हम उनके रिफाइन करने के लिए, जो उनका ऑयल रिफाइन करने के लिए, उसके लिए हम इनको टेक्नोलॉजी देंगे और हम उनकी सहायता करेंगे कि उनका तेल या उनके जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में आसानी से बिक सकें। इसके लिए इनको क्या चाहिए था, उन्होंने कहा, बस आपको एक काम करना है कि आपको सारा जो पेट्रोल का आपका व्यापार है, सारा लेन देन डॉलर में करना है। क्यों? क्योंकि अब सऊदी अरब की या जो ओपेक कंट्रीज थे उस समय तक उनकी अर्थव्यवस्था इतनी नहीं थी कि वो किसी से लोकल करेंसी में व्यापार करें, और अगर वो ले भी ले तो उसके बाद हर छोटे बड़े देश को चाहिए तेल, तो अब उन मुद्राओं को वो करेंगे भी क्या, हर देश से तो वो कुछ म्यूचुअल नहीं कर सकते हैं ना व्यापार। तो उनको भी ये बात सूट कर गई कि हाँ हम US डॉलर में करेंगे। अमेरिका को इससे कई फायदे हुए। एक तो दुनिया के हर देश को उनकी मुद्रा की जरूरत पड़ने लगी। US डॉलर की कीमत बाजार में बढ़ी, US डॉलर का दबदबा बढ़ा। जो दूसरे शब्दों में कहे तो अमेरिका के दबदबे में एक बड़ा इजाफा हुआ। अमेरिका की जो हैसियत थी दुनिया में उसमें इजाफा हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो डॉलर था, जो डॉलर वापस घूम के आके एनरूट होके वापस अमेरिका में ही पार्क हो जाता था। वो कैसे? खाड़ी देशों के पास जितना भी डॉलर आया, अब उस डॉलर का क्या करते, कहाँ खर्च करते?
तो उनको लगा कि अगर इसको हम कहीं रिजर्व की तरह सुरक्षित रख दें तो क्या हो। तो उन्होंने जो उनके बॉन्ड्स थे, रिजर्व बॉन्ड्स जो होते हैं वहाँ के अमेरिका के, वो खरीदने शुरू कर दिए डॉलर से। अब जिस तरीके से बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक ये मान के चलता है कि आज इस तारीख को इतने लोगों ने पैसा दिया, हमको सब कल वापस मांगने नहीं आएंगे, तो वो उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, उससे पैसा कमाता है। तो अमेरिका जब वो डॉलर उनके यहाँ पार्क होता था उसको अलग अलग जगहों पे यूज करता था। दूसरा क्या हुआ कि गल्फ कंट्रीज को उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना था अदर देन करेंसी बॉन्ड्स। अब उनको कहीं अगर प्रॉपर्टीज खरीदनी है, अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनको एक ऐसा देश चाहिए था जो उनका दोस्त देश हो, सुरक्षित देश हो, जिसकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो, जो उनके संग बेईमानी नहीं करेगा। इसमें उनको अमेरिका से बढ़कर अच्छा कोई दिखाई नहीं दिया। तो इस तरीके से अमेरिका जो पेट्रो डॉलर था, पेट्रो डॉलर से अमेरिकन अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व बूस्ट मिला। पर यह तो एक लॉन्ग टर्म की बात थी, संकट तो अमेरिका में उस समय था। तब रिचर्ड निक्सन जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अचानक एक ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब से हम बहुत बड़े हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, हम बहुत बड़े देश हैं, हम अपने जो करेंसी है यानी जो यूएस डॉलर है उसको सोने से डीलिंक कर देते हैं। अब हमारी करेंसी को वैल्यू देने के लिए आपको सोना देखने की जरूरत नहीं है, हम कह रहे हैं हमारी करेंसी की वैल्यू है तो ये ही है। इस चीज को, ये जो घटना घटी, जो अनाउंसमेंट हुआ, इसको निक्सन शॉक की तरह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली शॉक की तरह अमेरिका में आया। इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए, महंगाई बहुत बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन एक लॉन्ग रन में इन दोनों फैसलों से अमेरिका को बहुत बहुत फायदे हुए। एक तो अमेरिकन जब करेंसी लिंक नहीं रही सोने से, तो उनके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं रही कि वो कितनी करेंसी छापे और कितनी नहीं छापे। लॉन्ग रन में ये जो एक स्थिति थी, पूरे दुनिया में अपनी दादागिरी कायम करने के लिए पॉलिसी उनके बहुत काम आई। किस तरह से काम आई? जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी है, जहां कहीं भी अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित करने या कहीं डिस्टर्बेंस करने जाता है, उसको वहां पैसे भेजने होते हैं। अब किसी बैंक के, रिजर्व बैंक से डायरेक्टली पैसे भेजना मुश्किल होता है, तो वो करेंसी ही भेज देते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तानी कुछ राजनीतिज्ञ ये कहते हैं कि जब अफगानिस्तान में जब रूस का कब्जा था और पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका वहां पर अपना पांव जमाना चाहता था, तो कंटेनर्स में भर भर के यूएस डॉलर आते थे पाकिस्तान। अब कितने डॉलर आए, कितने छपे, कहाँ गए, इतने डॉलर छाप सकते हैं कि नहीं, इन चीज़ों से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो करेंसी थी वो सिर्फ उसकी देश की प्रतिष्ठा से लिंक थी, सोने या किसी और चीज़ से नहीं थी। अब अमेरिका की प्रतिष्ठा क्या है? अमेरिका की प्रतिष्ठा वो है जो अमेरिका मानता है। ये तो बात हुई कि किस तरह से दुनिया का डॉलराइजेशन हुआ। धीरे धीरे दुनिया के सब देश व्यापार के लिए डॉलर पे ही भरोसा करने लगे, क्योंकि ज्यादातर देशों की सबसे बड़ी जो आयात होती है, सबसे बड़ी जो इंपोर्ट होती है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती है। और इस तरह से अमेरिका का जो डॉलर की महत्ता थी ऊपर से ऊपर बढ़ती गई। अमेरिकन अर्थव्यवस्था और अमेरिकन धमक भी इससे ऊपर से ऊपर उठती गई। कुछ देशों ने, ऐसा नहीं है, कुछ देशों ने इस चीज को भापा नहीं और उससे अलग होने की कोशिश नहीं करी। जैसे कर्नल गद्दाफी थे, उन्होंने कहा हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका बनाएंगे, हम अपनी एक अंदरूनी करेंसी बनाएंगे। अमेरिका ने उनको बुरी तरह कुचल दिया। सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन हेजेमनी से निकलने की कोशिश करी, सद्दाम हुसैन को भी बुरी तरह कुचला गया और इस तरीके से एक बार फिर डॉलर का सिक्का स्थापित हो गया, डॉलर का परचम ऊपर हो गया। अब हम दूसरी बात पर आते हैं, वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर। जैसे कि हम सबको मालूम है कि एब्सोल्यूट पावर जो होती है एब्सोल्यूट करप्ट करती है। अमेरिका की जो करेंसी थी उसकी इतनी ज़्यादा पावर हो गई कि अमेरिका को उसका इस्तेमाल करने का उसने सोचा कि अगर हम आर्थिक शक्ति बन गए हैं, क्योंकि ना हम राजनीतिक शक्ति भी बन जाएं। तो जैसा कि हमने लदीन डॉक्ट्रिन की बात करी थी कि अमेरिका को अपना सिक्का जमाने के लिए कुछ न कुछ दिनों में किसी न किसी एक देश को कुचलना होता है। ये लदीन डॉक्ट्रिन की मैं बात कर रही हूँ, इसके बारे में आप नेट पे ढूंढ सकते हैं और इसके बारे में आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसके लिए अब अमेरिका ने वेपनाइजेशन करना शुरू किया एक तरीके से डॉलर का। यूएस डॉलर का वेपनाइजेशन कैसे शुरू हुआ? जैसे कोई एक कंट्री है, उसको लगता है कि ये कंट्री हमारे हितों को बाधा पहुंचा रहा है या पर्याप्त रूप से हमारे साथ नहीं आ रहा है, हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है, तो वो उसको कई तरीकों से डॉलर के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करता। जैसे कि आईएमएफ उसके हाथ में है, डॉलर बेस्ड सारी इकोनॉमी है, तो वो किसी भी देश की करेंसी को नीचे गिरा दिया। अब अगर करेंसी उसकी नीचे गिर गई तो क्या हुआ? वो देश ऑटोमेटिकली एक दुनिया के रेफरेंस से अगर देखें तो वो गरीब हो जाता था, उसको दिक्कत हो जाती थी। ये तो बड़ी सटल चीज हुई। इसके अलावा कुछ ऑब्वियस तरीके भी थे अमेरिका के पास। मसलन अमेरिका की कुछ आर्थिक संस्थाएं हैं,
जैसे स्विफ्ट है, जैसे क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है। दुनिया भर में मास्टर और वीजा कार्ड चलते हैं जो संचालित होते हैं अमेरिका से। अमेरिकन कंपनीज हैं, या आप कह सकते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के वो हाथ में होते हैं, उससे संचालित होते हैं। तो जिस कंट्री से अमेरिका नाराज हो जाएगा वो सबसे पहला काम तो करेगा कि उसके रिजर्व को जब्त कर लेगा। अब दुनिया के हर देश की मजबूरी है कि ग्लोबल करेंसी अगर यूएस डॉलर है तो यूएस डॉलर में ही उसको अपने रिजर्व रखने पड़ेंगे और यूएस के पास ही रखने पड़ेंगे। अब आप सोचो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर भारत के पास 600 बिलियन फॉरेन करेंसी है तो इंडिया गेट के पास बहुत बड़ा स्ट्रांग रूम बना के उसमें 600 बिलियन करेंसी रख देगा। ऐसा नहीं होता है। तो अमेरिकन डॉलर जिसके पास होते हैं वो अमेरिका में अमेरिका के वो बॉन्ड लेता है, जो पैसे उसके अमेरिका में एक तरीके से पार्क होते हैं। अब अमेरिका का अगर मन होगा तो वो आपके पार्क पैसे जब्त कर लेगा, आपको स्विफ्ट कोड से बाहर निकाल देगा, आपके रातों रात आपके देश के सारे कार्ड ठप कर देगा। नतीजा ये कि एक देश अंतरराष्ट्रीय तो दूर अपनी अंदर की घरेलू जितनी आर्थिक गतिविधियां हैं उनके लिए भी एक अमेरिका पे आश्रित हो जाता है, और जब चाहे अमेरिका उस सबको ठप करके उसका कान ऐंठ सकता है। अब आप कहेंगे क्या कभी अमेरिका ने ऐसा किया है? जी हाँ, अमेरिका ने ऐसा किया है और उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। उनमें से बहुत जो खास है उनके नाम है अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, वेनेजुएला, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, लीबिया, म्यांमार, इराक, यमन, बोलीविया, बुरुंडी, जिम्बाब्वे। अभी अगर हम देखें तो ये जो सारे देश थे इनके ऊपर किसी न किसी छोटे बहुत बहाने से अमेरिका ने स्ट्राइक किया। जैसे कुछ देशों पे उसने कहा कि आपके आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं, बहुत लड़ाई होती है, आपके डेमोक्रेसी खराब हो रही है, इसलिए हम आपके सारे पैसे जब्त कर लेंगे। अब जो देश पहले से ही परेशान है, आप उसके पैसे भी जब्त कर लेंगे तो सरकार क्या करेगी? किसी देशों से उसने कहा आप न्यूक्स क्यों बना रहे हैं? अब भाई साहब, अगर आप न्यूक्स बना रहे हैं तो कोई दूसरा देश क्यों नहीं बना सकता? ये अधिकार अमेरिका को किसने दिया कि वो तो न्यूक्स बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता? किसी ने नहीं दिया, वो अधिकार अमेरिका ने स्वयं ले लिया। यही कहलाती है अमेरिकन हेजेमनी, यही कहलाती है अमेरिकन दादागिरी। इसके बाद कुछ देशों को उसने कहा कि भाई आपके यहाँ इंटरनली डेमोक्रेसी गड़बड़ा रही है। अब डेमोक्रेसी गड़बड़ाने पे किसी देश के तो फॉरेन रिजर्व वो बंद कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान के नहीं करता है। क्यों? जबकि वहां पर एक के बाद बराबर ये इतिहास है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के और वहां पर सेना की सत्ता आ जाती है। इसीलिए अमेरिकन जितने पत्रकार हैं, जितने इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब लोग एक बात कहते हैं कि जो सैंक्शंस लगाता है अमेरिका वो अपने फायदे के लिए लगाता है। जो देश उसके हित में है उस पर सैंक्शन नहीं लगते हैं। जिस देश से उसको अपने हित को खतरा महसूस होता है, खतरा होगा नहीं, आगे 20 साल बाद हो सकता है, 50 साल बाद हो सकता है, उस देश पर भी अमेरिका सैंक्शन लगा देता है। कुछ देशों पे उसने इस बात पे सैंक्शन लगा दी कि आप अपने पड़ोसी देश से लड़ क्यों रहे हैं। खुद अमेरिका 7 समुंदर 13 नदी पार जाकर लोगों से लड़ता है, वहां से पहुंचता है, गल्फ पहुंच जाता है लोगों से लड़ने, उनको परेशान करने। लेकिन कोई अगर अपने पड़ोस से सीमा विवाद सुलझा रहा है और उनमें से उसमें किसी एक को अमेरिका पसंद नहीं करता तो इस आधार पर उस पर सैंक्शन लगा देगा। इसका ताजा उदाहरण रूस है। रूस पर 2 बार सैंक्शन लगे, एक बार जब उसकी क्रीमिया से लड़ाई हुई थी, दूसरी बार अभी जब यूक्रेन से हुई। इस वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर को अमेरिका ने इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेच कर दिया कि सभी देश कहीं ना कहीं ये सोचने और डरने लगे कि आज जो दूसरे देशों के साथ हो रहा है कल ये हमारे साथ भी हो सकता है, तब क्या हम इसको सह पाएंगे? और लोग उसको कहीं ना कहीं से बाईपास करने के तरीके ढूंढने लगे। जैसे कि अमेरिका की पॉलिसी है कि अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े तो आप हमारे दुश्मन हैं। अब इस तरीके से जो देश से अमेरिका नाराज होगा, अगर उससे आप नाराज नहीं तो आप उसके दुश्मन हो जाएंगे। बहुत से देशों ने इसका तोड़ निकालना शुरू किया, इससे बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे जब ईरान पे सैंक्शन लगे, भारत ने ईरान से लोकल करेंसी में तेल लेना शुरू किया, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहा। रूस से सैंक्शन लगे तो बहुत से देश जो धीरे धीरे अमेरिका से नाखुश हो रहे थे, उसके वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर को ओवर स्ट्रेच करने की वजह से वो रूस के साथ खड़े होकर लोकल करेंसी में व्यापार करने की कोशिश करने लगे। जैसे भारत है, भारत ने तेल लेना शुरू कर दिया, चाइना व्यापार कर रहा है, वेनेजुएला कर रहा है, ईरान कर रहा है, गल्फ कंट्रीज करना चाहते हैं। रूस पे सैंक्शंस लगाने से दुनिया के देशों को इतनी दिक्कत होने लगी कि बहुत से देशों ने डायरेक्ट नहीं तो बाईपास करके रूस से सामान लेना शुरू कर दिया। जैसे कि रूस से सस्ता तेल लेके भारत ने उसको रिफाइन करता है और यूरोपियन कंट्रीज को दे देता है। अब यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के डर के मारे डायरेक्ट रूस से नहीं ले रहे हैं, पर डायरेक्ट तो ले ही रहे हैं ना। इसके बाद अमेरिका ने रूस के सारे रिजर्व रातों रात जब्त कर लिया और उसको स्विफ्ट, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड तीनों से हटा दिया। एक समय तो ऐसा लगा कि रूस कोलैप्स कर जाएगा दूसरी बार और गिर जाएगा, लेकिन भारत ने उसको अपना यूपीआई सिस्टम ऑफर किया, चाइना ने अपना उसको स्विफ्ट का जो उनके पास अल्टरनेट था वो ऑफर किया, और इस तरीके से रूस का काम चल गया। रूस अब
स्विफ्ट का ऑल्टरनेट चाइना का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह से बहुत से देशों के संग धीरे 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 रूस का काम अपने ढर्रे पे आया और अमेरिका उसका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का असर हुआ कि बहुत से देशों को ये लगने लगा कि अब डॉलर की इस दादागिरी पर समय आ गया है कि रोक लगा दी जाए। जैसे सऊदी अरब इससे बाहर निकलना चाहता है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी दबे छुपे ये बात कह रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के बीच का जो सहयोग का इतिहास है बहुत पुराना और बहुत स्ट्रांग है। चाइना, रूस, भारत, नॉर्थ कोरिया, ये तो सब वैसे ही बाहर हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया सफल हो पाएगी? ऐसा अभी तो मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि डी डॉलराइजेशन दो स्थितियों में हो सकता है। या तो किसी एक देश की करेंसी इतनी स्ट्रांग हो जाए जो कि अमेरिकन करेंसी का या अमेरिकन इकोनॉमी की बराबरी कर पाए, या दूसरी स्थिति हो सकती है कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज जैसे संयुक्त राष्ट्र की तरह कोई एक अपनी करेंसी चालू कर दे। पहली स्थिति तो बहुत मुश्किल इसलिए लगती है कि आज भी विश्व के जो फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन रिजर्व है दुनिया भर के, उसका 60% हिस्सा अमेरिका में ही पार्क है। तो एक जो अमेरिकन अर्थव्यवस्था की जो आज की तारीख में मजबूती है, उससे पार पाना बड़ा मुश्किल लगता है। और मान लीजिए चाइना जैसा देश जो दूसरे नंबर की इकोनॉमी है, कल को साइज ऑफ इकोनॉमी अमेरिका के बराबर हो जाता है, तो भी क्या उसकी करेंसी को वो मान्यता मिलेगी जो अमेरिका की करेंसी को मिली है? बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास आज भी पूरा यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और भी बहुत सारे देश हैं जो उसके दोस्त देश हैं, जो उसके पीछे खड़े हुए हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन चीन के साथ वो स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन पर तो उसका पड़ोसी भी विश्वास नहीं करता, उसका दोस्त भी विश्वास नहीं करता। तो एक ये चीज तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई दूसरे कंट्री की करेंसी यूएस डॉलर की बराबरी कर पाएगी। अब दूसरी स्थिति आती है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, क्या वो आपस में एक करेंसी बना सकते हैं? आसियान कंट्रीज ऐसी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ कर भी लेंगे तो अमेरिका की जो हैसियत है उस पर ज्यादा कोई डंट पड़ने की संभावना नहीं लगती है, क्योंकि आसियान कंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है संख्या में। जैसे ब्रिक्स ने ये कोशिश करी, चाइना और रूस ने एक संयुक्त बयान दिया कि ब्रिक्स अपनी एक करेंसी फ्लोट करेगा। इसका इतना असर हुआ कि इस अनाउंसमेंट के बाद अफ्रीकन कंट्रीज ने लाइन लगा दी ब्रिक्स में शामिल होने की, और भी बहुत सारे कंट्रीज चाहते हैं, लेकिन ये भी स्थिति सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया और भारत ने कहा हम ऐसी किसी चीज के पक्ष में नहीं है, क्योंकि भारत को ऐसा डर था कि उसमें चाइना शामिल होगा। अगर चाइना का होल्ड हो गया उसमें, तो शायद वो यूएस के होल्ड से भी बुरा हो। तो ऐसी चीजों की संभावना खत्म हो गई। अब क्या ऐसा लगता है कि ये चीज कभी पूर्ण रूप से सफल होगी? तो ये तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, छोटे छोटे देश मिलकर अगर आपस में लोकल करेंसी में व्यापार करने लगेंगे तो थोड़ा बहुत डेंट तो अमेरिकन हेजेमनी को पड़ेगा, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट शायद ना हो। अब दुनिया क्या कर रही है इसके बारे में, ये तो एक बात अलग हुई। अब हम देखें कि भारत ये वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर से बचने के लिए क्या प्रयास कर रहा है। भारत पिछले बहुत सालों में इस कोशिश में लगा हुआ है। जैसे इसमें पहली एक जो चीज है जो उन्होंने स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेट अपना बना लिया है, यूपीआई। आज 18 देश यूपीआई के थ्रू भारत से व्यापार कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि ये गिनती और बढ़ेगी। आज सऊदी अरब जैसे देश भी भारत से रुपए में या लोकल करेंसी में व्यापार करने को राजी हो रहे हैं, और ये भी एक भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कभी वो फेटफुल डे आता है कि अगर अमेरिका और भारत के संबंध इतने खराब होते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना नहीं लग रही है कि अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगा दे, उस स्थिति में भारत के पास कम से कम विदेशों से व्यापार करने का एक सिस्टम होगा। इंटरनल उसकी अर्थव्यवस्था जो अब यूपीआई और रुपे कार्ड पर एक हद तक निर्भर होती जा रही है, उस वजह से इंटरनल हमारे जो आर्थिक लेन देन है उसमें कोई विशेष फर्क नहीं आएगा। भारत ने कुछ समय पहले जब रुपए का लॉन्च किया था, तब भारत सरकार के इस कदम को लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आज आधे से ज्यादा कार्ड जो है भारत में, क्रेडिट डेबिट कार्ड, वो रुपए में आते हैं। अगर किसी तरीके से हम डीलिंग हो जाए मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड में, तो भी हमारे यहाँ की जो एक प्रणाली डिजिटल पेमेंट की हो गई, ये ठप नहीं होगी। ये तो दो कोशिशें भारत ने करी। तीसरी कोशिश भारत कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज के साथ अपनी लोकल करेंसी पे व्यापार करने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, जो हमारी कमोडिटीज हैं, वो हमको मिलती रहे किसी ऐसे संकट के समय में। ये तो भारत की अपनी कोशिशें हो गई। विश्व क्या कोशिश कर रहा है, लेकिन इस जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर है, खासतौर पर जो उन्होंने रूस के साथ किया है और अब जो दुनिया की स्थिति हो रही है, उसमें एक और एंगल निकल के बाहर आ रहा है जो मुझे ऐसा लगता है उतना शुभ नहीं है, जो कि है वेपनाइजेशन ऑफ कमोडिटी। मतलब कि जिस तरीके से वो डॉलर को होल्ड कर लेता है और दूसरे देशों का कान पकड़ता है, वैसे ही दूसरे देश कमोडिटीज को होल्ड ना कर लें।
अब जो वेपनाइजेशन ऑफ कमोडिटी है, मुझे ये बात इसलिए सटीक लगती है कि पिछले महीने के अंदर 3 घटनाएं घटी। जब अमेरिका ने माइक्रोचिप बनाने की अपनी फैक्ट्रियां चाइना से हटा के दूसरे देश में लगाने को एनकरेज करना शुरू किया, इससे चाइनीज अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा धक्का लगा। बदले में चाइना ने क्या किया, उसने कहा जो चिप को बनाने के लिए खनिज लगता है, आप हमारे यहाँ से फैक्ट्री हटा लो, हम उस खनिज का आयात ही बंद कर देंगे। अब जब हम उस खनिज को आयात ही नहीं करेंगे तो जो हम बनाएंगे वही ना दुनिया को लेना पड़ेगा। यह हुआ वेपनाइजेशन ऑफ कमोडिटी। इसी तरीके से रशिया ने, जब यूक्रेन से रूस की लड़ाई शुरू हुई थी, अमेरिका उसके बीच में आया था, उस समय यूरोपियन यूनियन का और दुनिया के बहुत से देशों का एक रूस के संग समझौता हुआ था, जिसमें था कि वो काला सागर में जो ब्लैक सी जो है वहां पे जो उसकी टेरिटरी है, वहां से कमोडिटीज को ले जाने वाले जहाजों को निकलने देगा। लेकिन अभी कुछ चीजों ने ऐसा मोड़ लिया कि रूस ने कह दिया हम इस समझौते से पीछे हटते हैं, हम इसको नहीं मानते, यहाँ से कोई शिप नहीं निकलेगा, कोई सामान नहीं जाएगा। इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है जो ब्लैक सी से होके जाने वाला जो सामान था जिन देशों में जाता था। तीसरा काम भारत ने किया। अभी भारत ने रिसेंटली चावल का जितना भी निर्यात होता था उससे पूरी रोक लगा दी। उसने कहा कोई चावल बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा, हम अपना चावल अपने यहाँ रखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि चावल की भारत में इतनी भी कमी नहीं है कि एक्सपोर्ट पे पूरा रोक लगा दिया जाए। अब एक तरफ तो यूक्रेन जो दुनिया भर को अनाज सप्लाई करता था, वहां तो हालत बहुत खराब हो गई है। अब अगर भारत ने भी अनाज को रोक लिया तो आप समझिए कि जो रिटेल सेक्टर में दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। अभी आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखे भी होंगे कि अमेरिका के सुपर स्टोर्स में चावल को लेके क्या मारामारी हो रही है। तो इसको मैं सिर्फ यही कह के इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगी, किसी भी चीज की आपके पास सत्ता हो, आपके पास शक्ति हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामरिक हो, जब एक हद के बाद आप उससे किसी को डराते हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी बात सच है और ये बात राष्ट्र के लेवल पे भी सच होती है, समुदाय के लेवल पे भी सच होती है कि एक हद से ज्यादा जब आप किसी चीज को वेपनाइज करते हैं, डराते हैं, तो अंत में कभी न कभी लोग उस पर पलटते हैं और तब आपकी जो हेजमनी है, जो आपकी शक्ति है, उस पर डेंट पड़ते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये ताकत मेरे हाथ से निकल भी सकती है। इससे जो राष्ट्र क्या सीखेंगे वो तो सिखाने की हम लोगों की कोई विशेष हैसियत है नहीं। न वीडियो बना के मैं किसी को सिखा सकती हूँ, ना आप सुन के किसी की सोच बदल सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने लेवल पे, समुदाय के लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पर ये सोच सकते हैं कि हमारे पास कोई प्लस पॉइंट है, कोई शक्ति है, उसको हम एंजॉय तो करें, लेकिन उसको एक सीमा से ज्यादा दूसरों को सताने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। आज के इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।